हेलो एवरीवन। स्टैटिक मित्रा पर आप सभी का स्वागत है फिर से। ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि हिंदी साहित्य से हमें वो इसलिए कर रहे हैं कि या फिर करते हैं कि उन्हें जो है यूपीएससी मेंस में जो है फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज पर्सनली आई हुई थी जो हिंदी साहित्य से हमें कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, बट उनको हिंदी साहित्य साहित्य एज ए ऑप्शनल जो है चूज़ करना है। तो बेसिकली आपके जो कॉमन प्रश्न थे वो बेसिकली ये थे कि स्कोरिंग है या नहीं ये सब्जेक्ट, क्योंकि इतना जनरलाइजेशन हो चुका है हिंदी साहित्य का कि अब किसी को लेने से पहले 10 शंकाएँ ज़्यादा होती है कि हिंदी साहित्य एक मार्केटिंग ज़्यादा हो गई इसलिए लेते हैं बच्चे, या ये वास्तव में जो है कारगर सब्जेक्ट भी है या नहीं है। ठीक है। तो पहली जो प्रश्न तो यही था कि स्कोरिंग है या नहीं, ये कितना इजी या टफ होता है। देखो, हिंदी भी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए तो हिंदी जो है साहित्य एक इजी ऑप्शन उभर के आता है, बट दूसरे जो अदरवाइज जो बच्चे हैं जो जिनकी हिंदी इतनी ठीक नहीं है तो उनके लिए जो है हिंदी साहित्य जो है थोड़ा सा टफ या फिर इजी उनको जो है देखना पड़ता है। ठीक है। तीसरी की क्वेरी कि कितने टाइम में ये पूरा हो जाता है ना। और फोर्थ जो सबसे ज़्यादा फेमस है कि कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। बच्चे आधे तो नोट्स ही ढूंढते रहते हैं इधर उधर के टेलीग्राम चैनल पे, और बहुत सारी जगह वो मारे मारे फिरते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नोट्स वाली जो है। ठीक है। साथ ही कि उनकी हिंदी ठीक नहीं है लेकिन लेना है हिंदी साहित्य, तो इसमें क्या करना है। ठीक है। सो आपने अगर हिंदी साहित्य पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, या फिर आप अब पढ़ने का सोच रहे हो, तो बेसिकली ये वीडियो है आपके लिए। देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। हिंदी साहित्य बेसिकली एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कारण उसका क्या है? कारण उसका ये कि हिंदी साहित्य को हिंदी में ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज इसमें और कोई लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हो। पहली बात तो ये, ठीक है, जो काफ़ी मार्केट में ये बात आप सब जानते भी हो। बट हिंदी साहित्य टफ इसलिए है कि लोगों को लगता है कि हिंदी तो है, हिंदी में क्या ही करना है, तो हिंदी साहित्य को लाइटली ले जाते हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य को ठीक से प्रिपेयर भी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग और सबसे बड़ी इजी बात भी यही है इसके साथ। स्कोरिंग काफ़ी है। जो सब्जेक्ट या जो भी ऑप्शनल अगर आपके 270 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है हर बार, तो वो आपके अच्छे ऑप्शनल की कैटेगरीज में फॉल करता है। तो हिंदी साहित्य उतना आराम से वेल एंड गुड तरीके से कर रहा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री उन्होंने शुरू में दो तीन मेंस दिए उन्होंने हिस्ट्री के ऑप्शन से। उसके बाद कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी लिया था। ठीक है। उन्होंने अपना स्विच करके हिंदी साहित्य से लिया, और आपने देखा होगा कई सारे ऐसे रिजल्ट्स भी है जहाँ पे वो जो बच्चे ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से आके हिंदी साहित्य जब उन्होंने लिया तो उनका जो है फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है। देखो, दिस एग्जाम इज इट सेल्फ ए वेरी बिग प्रोसेस। देन आपको क्या करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, चीज़ों के बारे में सही से सोचना है। देखो, सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए। जब इस एग्जाम को करने का सोच लिया है तो उसके बाद आप में एक सीरियसनेस होनी चाहिए, एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हो जाए। देखो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बेसिकली कैसे कैसे हो जाए ऐसे कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको ना कमर सीधी करके बैठनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो एग्ज़ाम निकलेगा, तभी जाके आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है। हिंदी साहित्य ऑप्शन लेने का फ़ायदा और क्या है ना। यूपीएससी मेंस में तो चलो ठीक है, बट अदरवाइज़ क्या फ़ायदा है, वो भी बहुत सारे जो है आपको मैं इसमें बताऊंगा। बट इससे पहले अपन अगर बात करें तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल की ही बात, अगर इसके अलावा अपन एक बात करें तो आप देखोगे कि जो यूपीएससी की जो मार्कशीट आती है उसमें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आ, आपका फाइनल सिलेक्शन किन चीज़ों पे बेस्ड होता है। ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन होता है आपका मेंस में आपके कितने नंबर आए हुए हैं, राइट। मेंस में जिसका अच्छा स्कोर होगा वो डेफिनेटली फाइनल लिस्ट में जगह बनाता है और इंटरव्यू देने का उसको मौका मिलता है। फिर इंटरव्यू है लक वाली बात, है ना, लक वाली बात कह सकते हो, या फिर परफॉर्मेंस उस दिन कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जैसे कि कुछ मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। जैसे कि इसमें देखोगे तो यहाँ पे इंटरव्यू में देखो 190 ये रैंक्स वगैरह इधर है, अदरवाइज ये मार्क्स वगैरह का कैटेगराइजेशन इधर है। ठीक है। सो आप इधर देख पा रहे हो 151 जो है इंटरव्यू में मार्क्स आए इन सर के। ठीक है। इनका नाम है निधि मैम है, सॉरी सर नहीं है ये। इनके 828 मार्क्स आए रिटर्न के अंदर, और इनके इंटरव्यू में मात्र कितने मार्क्स आए 151, और उनकी रैंक है 128 के आसपास। तो आप देखो कितना बड़ा इन्होंने 828 मार्क्स लाके अपनी सीट फिक्स करी है। इनके इंटरव्यू में तो बिल्कुल लो मार्क्स है, 150 एक एवरेज स्कोर माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो आप एक यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मार्क्स दिखेंगे जैसे पर्सनल इंटरव्यू में 120 मार्क्स आए हैं, 150 मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो इस तरह के कुछ लोग दिखेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे ये इंटरव्यू में इनके 204 आ गए, बट यहाँ पे इनके मेंस में जो ये तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है ना। बट स्टिल ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 135 मार्क्स आए इनके इंटरव्यू में, बट इनके मेंस में क्या है 474। कहने का मीनिंग ये कि आपको अगर अपना मेंस स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपको अपना ऑप्शनल, ठीक है, आपको अपना ऑप्शनल और जो है आपका
इथिक्स वाला पोर्शन, ये दोनों अच्छे करने ही होंगे क्योंकि जीएस सबका एवरेज होता है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऐसे में फिर बात यह आ जाती है कि फिर आप ऑप्शनल ऐसा लें जिस हिंदी बैकग्राउंड वाले बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत है कि उनको ऑप्शनल, उनके पास लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। या तो वो हिंदी लेंगे या इतिहास लेंगे या फिर ज्योग्राफी लेंगे या फिर समाजशास्त्र की तरफ जाएंगे। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे भी सोशियोलॉजी ले रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भी ले रहे हैं, बट वहाँ पे जो है हिंदी वाले फिर जो बैक फुट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कई एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने मेंस में बहुत अच्छा करा है, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में मिले, उनके जैसे भी मार्क्स आए, जैसे भी जो भी रहा उनका स्कोर, बट वो फाइनल सिलेक्शन में फाइनल लिस्ट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इजी और टफ की बात करते हैं, आपके प्रश्नों पर चलेंगे। तो ये देखो स्कोरिंग, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, हिंदी वालों के लिए तो एक रामबाण है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। ईजी है या टफ, देखो ईजी या टफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपने लेने का सोचा है तो डेफिनेटली आपके पास हिंदी का थोड़ा सा जो है थोड़ी आपको ये हिंदी के बारे में नॉलेज होगा, राइट। और देखो कोई पेड़ मतलब माता के पेड़ से बढ़ के नहीं आता, वो सब आके बाहर सीखते हैं, है ना। और उस चीज़, किसी भी चीज़ को सीखा जा सकता है, अगर नहीं आती है तो कितने टाइम में पूरा जाता है। हिंदी के साथ अच्छी बात यह है कि आपको कोई अपडेट नहीं करना है, एक बार सिलेबस आपने खत्म किया उसके बाद कोई अपडेट नहीं करना है। आप चाहो तो रचनाएं जो पढ़ते हो समाज में, जो जो दिन में जो घटनाएं होती रहती हैं, कोई बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो उनको कंस्ट्रक्टिवली आप अपने आंसर्स में उस ढंग से इंक्लूड करो कि साहित्य के नज़रिए से वो दिखे चीज़ें, कि साहित्य समाज का दर्पण कैसे होता है, वो आप वहाँ उनको निखार सकते हो, वहाँ पे दिखा सकते हो। तो कितने टाइम में पूरा हो जाता है, ऑलमोस्ट खींच के 3 महीने में, ये जो 3 महीने में आपका ये सब्जेक्ट पूरा हो सकता है। 3 से 4 महीने जो है मोर देन सफिशिएंट, अगर आप एवरेज 3 घंटे 4 घंटे भी डेली पढ़ो तो, ठीक है। कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि देखो आज मार्केट में विकास सर के जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, आप देखोगे तो, है ना, सब जगह अवेलेबल है, वो कोई से छुपी बात नहीं है इसमें, है ना। टेलीग्राम पे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आपको इनके नोट्स तो आपको देखो नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स का सिंपल सा फंडा ये है कि आप यूट्यूब पर देखना, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्होंने जो दिल्ली मुखर्जी नगर या नेहरू विहार या फिर राजेंद्र नगर की जो शॉप्स होती है उनके जो है एड्रेस डाल रखे होते हैं, तो वहाँ से ऑर्डर करके मंगा लो। आप किसी भी अच्छी जो फोटोशॉप वाली बुक है वहाँ से उसको हिंदी साहित्य का मटेरियल मंगवा सकते हो। और सर के जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है उन्हीं से आप एक बार जो है कर लो उनसे, वही सबसे बेस्ट तरीका है। अदरवाइज नहीं कर सकते आप कि आप खुद से पढ़ना लगोगे हर चीज़, तो वो कोई मतलब नहीं है। और सर के नोट्स में अच्छी बात है कि जो नोट्स है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, और उन नोट्स में भी रिपीटेशन कुछ चीज़ों का है, ठीक है। हिंदी साहित्य का सिलेबस लिमिटेड है, अपडेट नहीं करना, इसलिए अच्छा होता है, स्कोरिंग होता है, ठीक है। और टफ क्यों होता है, टफ इसलिए होता है कि बच्चे लाइटली लेते हैं हिंदी को, हिंदी समझते हैं और उसको सीरियसली पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इसके बाद नोट्स की बात करें तो देखो सर जो आपके नोट्स बनवाएंगे वो तो है ही, इसके बाद आप एक एक खंड के 2-2 3-3 पेज में आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इस नोट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, मैं अपने नोट्स दिखा दूंगा आपको कि किस तरह नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। इसके सैंपल मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आप खुद भी सर्च करते हो @static मित्रा, ठीक है, AA पीछे, है ना। और अब देखो हिंदी ठीक है या नहीं, देखो ये जरूरी नहीं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनकी हिंदी भी ठीक ही हो, ठीक है। सबकी हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं होती, वो जो है धीरे धीरे हिंदी इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि जो शब्द आपके गलत है उनको आप एक पेपर पे बना लो, एक शीट पे बना लो, उनको लिखते जाओ। जो शब्द आपके बार बार गलत हो रहे हैं उनको फिर आप क्या करोगे, उनको जो है आप आराम से रिवाइज करते रहो, उनको देखते रहो, तो वो धीरे धीरे वो अशुद्धियाँ कम हो जाएंगी। इसके अलावा आप उपन्यास पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आपकी हिंदी वैसे ही करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य में कुछ उपन्यास और कहानियाँ तो पढ़नी पड़ेगी। प्लस ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे आदमी बोर नहीं होता है, ये बात अच्छी है इसके साथ में, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाउट हो जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव मैं आपके साथ लूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि मैं आपके साथ में एटलीस्ट 10 से 15 लेक्चर की एक सीरीज चलवाऊँगा, ठीक है, जिसमें आपके जो सर के तो लेक्चर है ही, सर के लेक्चर अगर आप देखते हो तो वेल एंड गुड है ना। अदरवाइज इस लेक्चर सीरीज में क्या करेंगे, पूरे एक एक खंड के जो है आपको एक 35 मिनट के 45 मिनट की वीडियोज़ मिलेंगे। उन सीरीज़ के माध्यम से आप पूरे हिंदी साहित्य को है एक बार क्विकली देख सकते हो। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो मैंने इग्नू वाले बच्चों के लिए जो इनिशिएटिव लिया है उसमें जो है जिस तरह क्रिस्प ढंग से उनको जो है उनका पूरा इतना बड़ा सिलेबस होता है, इग्नू का जो मटेरियल होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो वो एक चैलेंजिंग टास्क है कि उसको कवर कैसे करें। अब उसको वही बंदा कवर कर सकता है जिसने या तो वास्टली उस सिलेबस को पढ़ा हुआ है या उसकी समझ है कि वो उसको एक्सप्लेन कर दे उस चीज़ों को। तो मैं अपने चैनल पे ये चीज़ करने जा रहा हूँ कि 10 से 15 लेक्चर का मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, एक सीरीज चलाऊँ, ठीक है। एक वीक में एक वीडियो आ जाया करेगा,
ठीक है। उससे क्या होगा कि हिंदी साहित्य का जो वास्ट सिलेबस है, जो सर 157 वीडियोज़ में जो कवर करते हैं, इतना ऑलमोस्ट ये 160 भी मानो तो 3 से भाग दोगे तो कम से कम ये जो 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन लगता है सर के लेक्चर, अगर एक लेक्चर पर डे कंप्लीट करो तो इतना टाइम नहीं होता है ना। अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया है तो आप इस 10 से 15 लेक्चर की सीरीज में आप जो पूरा सिलेबस आपका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये मेरी तरफ से होने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी टिप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बट इससे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि आप देखोगे कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, बेसिकली इसमें हिंदी साहित्य के ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पहला जो आपका तो होता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ठीक है। एक तो ये होता है, दूसरा होता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये दोनों चीज़ें, ये जो पूरा पोर्शन है, ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। ये गणित के जैसा है कि इसकी ग्रामर जो है ना, वो ग्रामर वैसी वाली ग्रामर नहीं जैसे आप समझते हो, काफ़ी ईजी है, बट इसको रटना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, रटना पड़ता है, उससे आपका काम बन जाता है। बट ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये वाला पोर्शन है हिंदी साहित्य में, पहले पेपर का फर्स्ट खंड जो है आपका, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी प्रासंगिकता, आप आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक जो काल है उसके अंदर की जो परंपराएं रही है, जिस तरह का ट्रेंड रहा है साहित्य का, उसको आप यहाँ पे पढ़ते हो, बहुत सारे लेखकों को यहाँ पे पढ़ते हो। इसके बाद कथा साहित्य में आपको उपन्यास और यथार्थवाद, उपन्यास, कथा साहित्य में उपन्यास वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, इनके कुछ कुछ उपन्यास और कुछ कुछ जो आपके रचनाकार हैं उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी ईजी है। ये मैं आपको खंड वाइज दूंगा, हर एक चीज़ को आपको खंड वाइज दूंगा ताकि आपको जो है कवर करने में चीज़ें आसानी हो जाएगी और आप रिकॉलिंग जो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड जो पेपर आपका पूरा डेस्क, ये मतलब पूरा जो है रचनाओं से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा जो साहित्य का जो पूरा इतिहास वगैरह और किस तरह का ट्रेंड रहा है पूरे इतिहास के दौरान, साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास के दौरान, उसके बारे में एनालिसिस होता है। जबकि यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली कबीर की रचनाएं पढ़ने को देखने को मिलेगी आपको, सूरदास, तुलसीदास, है ना। भक्ति काल से लेकर के आदिकाल से, सॉरी आदिकाल की तो नहीं है इतनी, बट भक्ति काल से लेकर के आपको आदिकाल तक की जो, सॉरी आधुनिक काल तक की जो रचनाएं हैं वो रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको यहाँ पे पढ़ने को लिए मिलेगी, ठीक है। इसके बाद गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, ये पद्य साहित्य हो गया, ये गद्य साहित्य हो गया। यहाँ पे आपको कुछ रचनाएं देखने को मिलेंगी। इनके बारे में छोटा छोटा डिटेल अपन डिस्कस कर लेंगे ताकि जो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो देखो, कुछ टॉपर्स के आंसर कॉपीज पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को तैयार करने का माध्यम, क्योंकि एक बहुत बड़ा चीज़ जो है सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हर चीज़ पढ़ जाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो ऐसे में क्या करना है, जिन्होंने जो दूरी तय कर चुके हैं, जो कदम रख चुके हैं, उनकी कॉपीज़ का आप जो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह लिखना है, ठीक है। जब आप जो है अपनी मास्टर करते हो या फिर वैसे भी हिंदी साहित्य अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको ये चीज़ें यूँ लगता है कि मैं इसका आंसर कर सकता हूँ कि राष्ट्र हिंदी के विकास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान क्या है। तो आपको ये नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। लिखना कैसे वो आप ये देख सकते हो कि किस तरह लिखा जाता है, और कोई अलग नहीं है। जिस तरह आप अपने एकेडमिक एग्जाम्स में लिखते हो उसी तरह लिखा जाता है, बट हाँ थोड़ा सा डिटेल के साथ में लिखा जाता है, थोड़ा जिम्मेदारी के साथ लिखा जाता है कि जो आंसर में है कुछ अनावश्यक चीज़ें नहीं आए, ठीक है। तो ये रवि सिहाग जी का आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है दिव्या तंवर का आंसर भी आप देख सकते हो, ठीक है। उन्होंने किस तरह लिखा है, राइटिंग किस तरह की है, लिखा कैसे है। देखो राइटिंग मैटर नहीं करती, मैं इतना कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसी कॉपीज़ देखी है जो सेलेक्टेड भी है, बट उनकी राइटिंग जो है देखने में वैसी नहीं लगती कि एस्थेटिक्स राइटिंग है, ठीक ठाक राइटिंग है, पढ़ने में आ जाती है। तो आप केवल ठीक से पढ़ने लायक लिख सकते हो, तो आप एकदम राइटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भरत जयप्रकाश मीणा की जो है कॉपी है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो ये फिरोज शाह आलम जो काफ़ी चर्चित भी रहे, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, वहाँ से ये सेलेक्ट हुए। और ये जो इनकी कॉपी जो आप देख सकते हो कि किस तरह उनने अपनी जॉब के साथ भी जो है क्लियर करा इस एग्ज़ाम को। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई फुल टाइम एस्पिरेंट ही जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंस्पिरेशन है, प्लस उनकी आंसर राइटिंग में आप उनका जो निखार देख सकते हो कि वो कितना और किस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ जो है इसकी PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इसको एनालाइज करिए और देखो, सिंपल सी कोई चीज़ है, कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती। आपको आपका माइंड सेट जो है उसको उसके लिए प्रिपेयर करना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि आप उसको प्रिपेयर कर लोगे, है ना, तो आपका आज जो आधा काम हो चुका है। इसके बाद उसको कवर कैसे करना है, ये चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाते हो, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे मैं क्या करूँगा कि आपके साथ जो है वो 10 से 15 सीरीज़ की एक लेक्चर की एक सीरीज चलाऊँगा, वीकली वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो उनसे आप जो अपना रिवीजन कर सकते हो। प्लस देखो, हिंदी साहित्य में आपको पुराने पेपर देखने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस लिमिटेड होने के कारण क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, और उस रिपीटेशन के कारण ही क्वेश्चन बार बार पूछ ले जाते हैं। और जब आप ट्रेंड देख ले तो आपको हिंदी साहित्य के सिलेबस में ऑलमोस्ट आप अगर 150 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लो तो 40 क्वेश्चन कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में यही इस वीडियो को यही एंड करते हैं। और आपकी अदर कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। उन पर अपन और डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो
आपको आगे वाले आने वाली चीज़ें जो मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।